हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? जैव विविधता का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्लियर कर ली थी। और क्या पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी का एरिया पढ़ लिया था, क्षेत्र, उसकी शर्तें कहाँ है, कहाँ पे ऐसा प्लेस पाया जाता है। ठीक है, अब आज की हम लोगों को वीडियो में क्या चीज़ देखना है कि ये जीव कहाँ संरक्षित किए जाते हैं, मतलब उनके संरक्षण का एरिया क्या है वो देखना है। और उनका बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मापन कैसे किया जाता है। और एक वर्ड मैंने जो आपको बताया कि हॉट स्पॉट, ये वर्ड होता क्या है, इसका मीन्स क्या होता है। बहुत आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे हॉट स्पॉट वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है। वैसे आप में से बहुत लोगों को क्लियर भी होगा, जो बहुत फ्रेंड्स को क्लियर होगा, बट एक बार हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में, क्योंकि ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस चैप्टर को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से। जैव विविधता का डेफिनेशन क्या हमने बताया था? वो स्थान जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता या बहुलता पाई जाती है, उसे ऐसे स्थान को जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी? मैक्सिमम इक्वेटर पे पाई जाती थी। इक्वेटर से ऊपर जाने पे, आपका पोल्स की तरफ जाने पे कम होती जाती थी, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, जो दो शर्तें थी, और वर्षा भी कम होती, तो कम होती जाती थी। पोल से जब नीचे की तरफ हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती थी। ठीक है, ये पृथ्वी का था, मैक्सिमम हमारी इक्वेटर पे पाई जाती थी। उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पे मैक्सिमम पाई जाती थी। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती थी? भारत में पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती थी बायोडाइवर्सिटी। और हमारा केरल की शांत घाटी जो क्षेत्र है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, मार्कर को क्या हो गया मेरा, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण। संरक्षण संरक्षण मीन्स कैसे इसको हम लोग सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको कंजर्व कर रहे हैं, इसको सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मार्कर नहीं चल रहा था। अब क्या होता है कि जो कुछ जीव ऐसे होते हैं, प्लांट्स भी, चाहे प्लांट्स ले लीजिए चाहे एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनको उनकी प्राकृतिक आवास में, मतलब नेचुरल हैबिटेट में ही रखते हैं। जो उनका प्राकृतिक आवास जहाँ पे पाया जाता है, वहीं पे उनको संरक्षित कर देते हैं। उनको, जैसे हम लोग साइंस में प्रिजर्व करते हैं ना चीज़ों को, तो उसी तरह से संरक्षित करते हैं जीवों को। ठीक है, तो उनके प्राकृतिक आवास में करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको कहाँ पे हम लोग रख देंगे, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह में जो जीव पाए जाते हैं, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पास हुआ था, उसके उसके थ्रू जो वन्य जीव संरक्षण हम लोग बनाए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो एरियाज है, वहां पे उनको संरक्षित करते हैं। तो ऐसे जीवों को जिस स्थान पे रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सीटू, इंग्लिश में इन सीटू बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इन सीटू मीन्स स्वस्थाने स्वस्थाने संरक्षण। एक होता हमारा स्वस्थानीय संरक्षण, और एक होता बाह्य बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, एक होता है, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सीटू, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटों में क्या होता है कि उनके प्राकृतिक आवास में ही जीवों को संरक्षित किया जाता है। जैसे कि आपका उनको राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, ये वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, देख लीजिएगा हिंदी में कैसे लिखते, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन। वन्य जीव अभ्यारण्य,
पूरा या हाफ है। तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य। और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे रहते हैं कि जिनको जिनको इनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित नहीं कर पाते, कुछ उनको स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती है, स्पेशल आवश्यकताएं उनकी होती है, तो उनको जो है आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से संरक्षित करते हैं। जैसे कि हम मछलियों को एक्वेरियम में रख देते हैं, ठीक है, हम लैब में बहुत से जीवों को संरक्षित करते हैं, ठीक है, पौधशाला बनाते हैं, पौधों के लिए छोटे छोटे पौधशाला बना देते हैं, मछलियों के लिए एक्वेरियम बनाते हैं, या फिर लैब में हम संरक्षित कर देते हैं, ठीक है। तो इनको आर्टिफिशियल रूप से हम संरक्षित करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे पौधशाला, प्रयोगशाला, एक्वेरियम। एक्वेरियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मछली को रखने का घर क्या बोलते हैं एक्वेरियम को हिंदी में? मुझे नहीं पता, आपको पता है तो आप कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। तो दो तरह के हमारे हो गए जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण हो गया, बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में मतलब उनको अपने प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, जो उनका आवास है उसी में उसको रखते हैं। और एक्स सिटू, एक्स मतलब बाहर, तो उसको कहाँ उनके प्राकृतिक आवास से अलग ले जाके कृत्रिम रूप से उनको आर्टिफिशियल तरीके से उनका संरक्षण करते हैं। जैसे पौधशाला आर्टिफिशियल बना देते हैं, या एक्वेरियम में मछली को रखते हैं। उनका प्राकृतिक आवास तो क्या हो गया, पॉन्ड्स हो गए ना, छोटे छोटे मछलियाँ तालाबों में पाई जाती हैं, तो वो उनको एक्वेरियम में रखा गया। प्रयोगशाला, पौधशाला, प्रयोगशाला या एक्वेरियम। अब हम लोग ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं। अब जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को मापने का कोई तो प्रोसेस होगा, हर चीज को नापते हैं, कैसे इसको मापते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। देखिए आगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण सबको क्लियर है। प्रयोगशाला, पौधशाला, एक्वेरियम और चिड़ियाघर भी तो हम बनाते हैं। चिड़ियाघर भी यहाँ एग्जाम्पल में बाह्य स्थानीय संरक्षण पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता का मापन, जैव विविधता का मापन, जैव विविधता के मापन के 3 तरीके देखिए। इसको क्या बोलते हैं? एक अल्फा मापन, अल्फा मापन, ठीक है, अल्फा हिंदी में बोलते हैं अल्फा मापन। एक है बीटा मापन, बीटा मापन, ठीक है, बीटा। और एक है गामा मापन, गामा मापन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मापन। अब ये अल्फा बीटा गामा मापन में होता क्या है? जब हम जीवों को उनकी संख्या के आधार पे, मतलब ऐसे जीव जैव विविधता में जो भी जीव पाए जाते हैं तो उनको उनकी संख्या के बेस पे हम बताते हैं, तो उसे अल्फा मापन बोलते हैं। कि इनकी 100 है, संख्या कितनी है, 100 है कि 2 है कि 3 है, 1000 है, 50 कितनी है, संख्या नंबर के आधार पे बताते हैं, तो उसे अल्फा मापन बोलते हैं, ठीक है, संख्या के आधार पे। और बीटा मापन पे क्या होता है कि जब हम जीवों को उनकी संरचना के बेस पे बताते हैं, यहाँ पे नंबर संख्या के आधार पे बताते तो उसे अल्फा मापन बोलते हैं। जहाँ संरचना के आधार पे, संरचना मीन्स स्ट्रक्चर के आधार पे बताते हैं, तो उसे हम लोग बीटा मापन बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर में हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों आ जाएगा, मीन्स शारीरिक और मानसिक दोनों आ जाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों आ जाएगा। कैसे? जैसे कि अब कोई गाय है या भैंस है, तो गाय का कलर क्या, सफ़ेद गाय है, भूरी गाय है, हल्की लाल गाय है, तो अलग अलग कर उसकी कलर कैसे, उसकी सिंग कैसी, संरचना है, ठीक है, उसकी पूंछ कैसी, संरचना के आधार पे। और मानसिक कैसे हो जाएगा? कुछ गाय होती है ना कि हाँ वो बोलती कि अरे बहुत लड़ाकू, उधर समझ जाओ ये मारती है, सबको ही मारती है, सिंह मार देती है। तो कुछ गाय होती है शांत होती है, उसके पास से बगल से चले जाओ या कुछ भी उसको सहलाव दो, कुछ भी करो तो वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, आराम से बैठी रहती है, तो शांत प्रवृत्ति की बोलते हैं। और कुछ जो होती है कि सिंह मार देती है, हर किसी को उठा कर पटक देती है, तो वो हो गया मेंटल, उसका व्यवहार के आधार पे, ठीक। तो जो संरचना के आधार पे मापन करते हैं जैव विविधता का, जैव विविधता में पाए जाने वाले जीवों का, तो उसे बीटा मापन बोलते हैं। जो संख्या के आधार पे करते हैं उसको अल्फा मापन। अब बच्चा गामा मापन। गामा मापन में क्या करते हैं?
ये कि गामा मापन में अल्फा बीटा दोनों कंबाइन आ जाएगा, मतलब संख्या भी आ जाएगा और संरचना भी आ जाएगा, संख्या भी आ जाएगा प्लस संरचना, संख्या संरचना और प्लस उसका पूरा इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, जीव रह रहा है। तो गामा मापन अपने आप में पूरा समग्र रूप सब चीज को ले लेता है। जीव का के नंबर कितने हैं, कितने नंबर में पाए जा रहे हैं, जीव का संरचना कैसा है, उसका आउटलुक कैसा है, उसका बिहेवियर व्यवहार कैसा है और उसका इन्वायरमेंट परिवेश कैसा है, पूरा जब कंबाइंड रूप में आ जाएगा तो उसको हम लोग गामा मापन बोलेंगे। इस तरह से हमारा ये क्लियर है अल्फा बीटा और गामा मापन, जैव विविधता का मापन। तो दो टॉपिक हम लोगों के क्लियर हुए। पहले हम लोग ने जैव विविधता का संरक्षण पढ़ लिया था और जैव विविधता का मापन। अभी तक 4 टॉपिक पढ़े हम लोगों ने। जैव विविधता की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर जैव विविधता के क्षेत्र पढ़े, कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे सबसे कम पाया जाता है, फिर जैव विविधता का संरक्षण क्या पढ़ा था कि एक प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तो इन सीटू, और आर्टिफिशियल पाया जाता है कृत्रिम तो एक्स सीटू। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर आपका हो गया, एक्वेरियम हो गया, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से रखा गया तो उसे एक्स सीटू बोल रहा है। जो प्राकृतिक आवास में जो नेचुरल में जीवों को कंजर्व किया गया तो उसको हम लोग इन सीटू बोलते हैं। इन मतलब अंदर, अपना ही जो सेम है प्राकृतिक, और एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर। ठीक, और फिर जैव विविधता का मापन 3 तरह से करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। जब उनको नंबर के बेस पे करते हैं तो उसको अल्फा बोलते हैं, और जब संरचना के बेस पे करते हैं तो उसको बीटा बोलते हैं, जो समग्र रूप से करते हैं, संख्या हो चाहे संरचना हो, अल्फा बीटा और गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग गामा बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और बचा हुआ, हॉट स्पॉट। अब ये हॉट स्पॉट क्या होता है आगे देखते हैं। हम लोग हमेशा अक्सर ये वर्ड सुनते हैं ना, हॉट स्पॉट। ये होता क्या है, एक मिनट मार्कर चेंज करें। ठीक है, ये देखिए हॉट स्पॉट, ये वर्ड अक्सर सुनने में आता है। तो ये होता क्या है, हॉट स्पॉट सुन के कुछ लग रहा है ना, हॉट मीन्स कुछ गर्म लग रहा है और स्पॉट मीन्स कोई प्लेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में उष्ण स्थल बोलते हैं। ठीक है, या इसी को संवेदनशील स्थल, इसी को उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल भी इसी को बोलते हैं, हॉट स्पॉट को बोलते हैं। ठीक है, अब ये हॉट स्पॉट होता क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है, जैसे कुछ जीव होते हैं जो हमारे पहले पाए जा रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होते चले जा रहे हैं, वो विलुप्ति के कगार पे पहुंचते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या घटती चली जा रही है। अगर ऐसे घटती रहे तो एक दिन क्या होगा कि हम वो जीव, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो वो हम भूल जाएंगे कि ये हमारे मतलब कि पृथ्वी पे एग्जिस्ट भी करते थे, पाए भी जाते थे। तो ऐसे जीवों की जो दुर्लभ प्रजाति होती है, जिनकी संख्या कम होती चली जा रही है, जो घटते चले जा रहे हैं, तो उनको हम कंजर्व करते हैं, उनका हम संरक्षण करते हैं, ऐसे प्लेस पे रखते हैं कि उनको संरक्षित किया जा सके, उनको उनके अकॉर्डिंग जो है जिससे कि वो मतलब कि उनकी संख्या एकदम से खत्म ना हो, तो इसलिए उनको संरक्षित करते हैं। ऐसे उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे उनको जो है खान पान की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ऐसे स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं, संवेदनशील स्थल बोलते हैं। तो देखिए ठीक है, ऐसे इस वर्ड को सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मेयर नाम के एक महोदय थे। ठीक है, अब साइंस में तो साइंटिस्ट बोलते हैं, अब इनको हम लोग बोलते हैं महोदय। ठीक है, हिंदी में 1988 में नॉर्मन मेयर नाम के एक महोदय थे। इन्होंने क्या किया कि इस वर्ड को दिया, जैसे हमने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड को किसने दिया, हमको भी नाम कोई ना कोई दे रहा है ना कोई बुला रहा है, हमारा नामकरण हुआ है, किसी ने रखा है। तो उसी तरह से इस वर्ड का नाम, इसका हॉट स्पॉट वर्ड किसने रखा, 1988 में नॉर्मन मेयर नाम के महोदय ने इस वर्ड को रखा। अब इसमें क्या है हॉट स्पॉट में, देखिए इसमें क्या है कि ऐसी किसी स्थान विशेष पे पाए जाने वाली ऐसी 1500 प्रजातियां, ऐसी 1500 स्पीसीज होती हैं, किसी भी एक ही प्रजाति की जो 1500 नंबर होते हैं वो पाए जाते हैं, 1500
जो किसी और जगह पे नहीं पाई जाती है, जो सिर्फ एक ही जगह पे जिनको प्रिजर्व किया जाए, सॉरी बार बार मुंह से प्रिजर्व निकल रहा है, प्रिजर्व नहीं कंजर्व किया जाता है। 1500 स्पीसीज, किसी स्थान पर पाए जाने वाली 1500 ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ उसी स्थान पर पाई जाती, किसी और स्थान पर नहीं पाई जाती। ठीक है, 1500 ऐसी प्रजातियां जो किसी एक विशेष स्थान पे ही पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाती। ये क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनको वहीं पे कंजर्व किया जाता है, वहीं पे इनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इनको वहाँ पे जो उनकी सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है और खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे की जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो विलुप्ति के कगार पे है, तो ये अभी इनका स्टॉप हो जाए, जो बच्ची हो उनको बचाया जा सके। मतलब बाहर रहेंगी तो इनको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और जो भी इनकी नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो धीरे धीरे पूरी विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जिसमें से इनका 70% क्या हो गया, गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, और बचा सिर्फ 30% है। ठीक है, 70% खत्म हो चुका है, सिर्फ 30% अभी बचा है। तो ऐसी प्रजातियों को एक स्थान पे संरक्षित किया गया, और उसी स्थान को हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट क्लियर है? हॉट स्पॉट क्या है? इसको हिंदी में उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल बोलते हैं। ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे 1500 ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो किसी अन्य स्थान पे नहीं पाई जाती है, सिर्फ ऐसे ही प्लेस पे पाई जाती है, जिनका 70% विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, और सिर्फ अभी 30% बचा है। इसी को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, 1988 में ये वर्ड नॉर्मन मेयर ने दिया था। ठीक है, और अभी 10 साल जो है हमारा जो दशक, हॉट स्पॉट का दशक किसको बोलते हैं? एक वर्ड और हमने सुना है कि हॉट स्पॉट का दशक हम किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ दिख रहा है कि नहीं है आपको? देखिए यहाँ पे भी हॉट स्पॉट का दशक 2011 से 2020 तक के 10 साल को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट का दशक बोलते हैं। ठीक है, 10 साल 2011 से 2020 तक के जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग हॉट स्पॉट का दशक बोलते हैं। ठीक है, उस अब ये चीज हमारी क्लियर होगी, तो यहाँ से 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का मापन और हॉट स्पॉट। संरक्षण में क्या था, कैसे कुछ जीवों को उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर रहे थे, तो उनको हम लोग इन सीटू, इन मतलब अंदर प्राकृतिक, कुछ को जो है अपने प्राकृतिक आवास से बाहर आर्टिफिशियल तरीके से, एक्स मतलब बाहर आर्टिफिशियल तरीके से संरक्षित कर रहे थे, उनको एक्सिटिव बोल रहे थे, जैसे चिड़ियाघर, प्रयोगशाला आपका हो गया, एक्वेरियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान, इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय उद्यान आपका आ गया था, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्यजीव अभ्यारण्य सेंटर्स जो थे वो आ गए थे। अब इसके बाद हमारा फिर क्या था, हमारा जैव विविधता का मापन, मापन में अल्फा बीटा गामा मापन आ गया था। अल्फा में हम जब संख्या के आधार पे करते हैं कि कितना नंबर है, जीवों के कितना नंबर पाए जा रहे हैं किसी प्लेस पे, तो उसको हम अल्फा मापन बोलते हैं। और बीटा मापन जब संरचना, जीव की संरचना के बेस पे करते थे कि उसका कैसी दिख रही है, दिख रहा है कोई भी जीव, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, पेड़ पौधे आउटर उसका कैसा है, और उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है, तो उसको हम लोग बीटा मापन बोलते थे। और गामा सब कंबाइंड था, उसमें आपका अल्फा बीटा और इन्वायरमेंट चारों तरफ का परिवेश समा जाएगा। फिर हॉट स्पॉट क्या था, हॉट मतलब गर्म, स्पॉट मतलब उष्ण स्थल, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील स्थल। ऐसा प्लेस जहाँ पे 1500 ऐसी स्पीसीज है, किसी एक ही चीज की 1500 ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ उसी प्लेस पे पाई जाती है। क्यों उसी प्लेस पे पाई जाती है? क्योंकि इनको वहीं पे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे सुटेबल इनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लिविंग के लिए जो भी कंडीशंस है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो 70% उनकी खत्म हो चुकी है, अभी सिर्फ 30% बची हुई है। उसी 30% को बचाने के लिए हम लोग इनका हॉट स्पॉट एक बनाते हैं, उसमें इनको कंजर्व करते हैं। ठीक है, 2011 से 20 तक के दशक को, 10 साल को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट का दशक बोलते हैं। फिर 1988 में इस वर्ड को सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने यूज किया था। अच्छा, एक वर्ड हम लोग और देखते हैं कि कभी कभी पूछ लेते हैं, आपके टेट के पेपर में पूछ लेते हैं कि रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक ये क्या होता है? अब ये क्या चीज़ है रेड डेटा बुक? ये वर्ड सुन के तो हमें लग रहा है कि ये कोई बुक है, पर ये किससे रिलेटेड है? तो रेड डेटा बुक जो है, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं,
ये देखिए आपका रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक या रेड डाटा बुक, जो भी इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं आप लोग। तो ये रेड डाटा बुक ये क्या होती है, ये IUCN के द्वारा ये IUCN से रिलेटेड होती है। अब IUCN क्या होता है, ये इंडियन, इसका फुल फॉर्म देखिए, इंडियन यूनियन, पूछ लेता है IUCN का फुल फॉर्म क्या है, ये इंडियन यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर है, ठीक है, इंडियन यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर है। रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड है, IUCN से रिलेटेड है, कभी भी पूछा जाता है रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड है, IUCN से रिलेटेड है। IUCN क्या है, ये इंडियन यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर है। अब इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, मतलब इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये, मतलब इंडिया के बाहर की है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो ये क्या करती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये जो भी हमारे विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे, खत्म होते चले जा रहे हैं, ये संकटग्रस्त हैं, विलुप्त है या संकटग्रस्त है। देखिए यहाँ पे जो खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त हैं या संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त जीव जंतु या विलुप्त होने वाले जीव जंतु जिनकी संख्या धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि उनको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उनकी जो है कितनी संख्या उनकी अभी बची हुई है, उसी को इस रेड डेटा बुक में सूची बनाते हैं, ठीक है, इंडेक्स बनाते हैं। रेड डेटा बुक क्या होता है कि IUCN से रिलेटेड होता है। IUCN क्या है, इंडियन यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है कि विलुप्त लगभग विलुप्त होने वाले ही जो बहुत थोड़े से बचे हुए हैं जीव जंतु, या विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, ये संकटग्रस्त जीव जंतु जो है, जिनके ऊपर संकट है, जो खत्म होने वाले हैं, तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं या खत्म होने वाले हैं, उनकी एक सूची तैयार करती है, रेड डेटा बुक तैयार करती है, ठीक है, सूची तैयार करती है। वो जीवों के IUCN ऐसे जीवों के संरक्षण की सलाह देता है, ठीक है, उनका संरक्षण करता है, उनके संरक्षण की सलाह देता है कि किस तरीके से उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है। ये वर्ड हमारा क्लियर है। तो IUCN जो है, ये वर्ड IUCN, इसकी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेड ऑफिस कहाँ पे है, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में हेड ऑफिस है, और अक्टूबर 1948 में इस वर्ड को यूज किया गया था, ठीक है, अक्टूबर 1948 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका फ्रांस है। तो रेड डेटा बुक अगर कभी आपसे पूछेगा तो रेड डेटा बुक भी क्लियर है कि रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड, IUCN से रिलेटेड है। या ये भी दे देता है कभी कभी, रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड है, विलुप्त प्राय जंतु से, जो लगभग विलुप्त होने ही वाले हैं या संकटग्रस्त जीव जंतु, उनसे रिलेटेड है। क्या करती है, उनकी एक सूची बनाती है कि क्या कितने जीव अभी विलुप्त हो चुके हैं, कितने जीव बचे हुए हैं अभी, ठीक है। तो IUCN से रिलेटेड, IUCN का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये क्या एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विलुप्त प्राय जीव या संकटग्रस्त जीवों के को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सलाह देती है या उनको संरक्षित करती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, अक्सर पूछ दिया जाता है, IUCN का मुख्यालय फ्रांस में, अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चैप्टर हमारा फ्रेंड्स यहीं पे कंप्लीट होता है। बायोडाइवर्सिटी आपका कि बायोडाइवर्सिटी की हमने डेफिनेशन कवर कर ली है अच्छे से। फिर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, कौन सा प्लेस है जहाँ पे जीव विभिन्नता जो है पाई जाती है, ये चीज़ हमने अच्छे से कवर कर ली थी। कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पे मिनिमम हो रही है, कहाँ पे घटती जा रही है, कहाँ पे बढ़ती जा रही है प्लेसेस पृथ्वी पे और अर्थ के उसमें, और भारत में हमने देख लिया था। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट था, फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या कवर किया था कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हम कैसे करेंगे, अल्फा बीटा XC2 और InC2, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल आवास में संरक्षण उसका हम लोग कर रहे थे कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक आवास में। फिर इसके बाद उसका मापन हो गया था, अल्फा बीटा और गामा में मापन उसका हम कर रहे थे कि संख्या के आधार पे, संरचना के आधार पे या समग्र रूप से, तो गामा मापन कर रहे थे। 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां हमारे क्या था कि हॉट स्पॉट क्या होता है।
ये चीज़ हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद एक वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है कि रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या होता है? ये रेड डाटा बुक जो होता है ये IUCN से रिलेटेड IUCN से रिलेटेड होता है, ठीक है। रेड डाटा बुक IUCN से रिलेटेड होता है या IUCN से रिलेटेड IUCN क्या होता है? इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विलुप्त होने वाले जीव जंतु या संकटग्रस्त जीव जंतुओं को क्या करती है कि वो अपने मतलब कि उसको संरक्षित होने के लिए वो सलाह देती है कैसे उसका संरक्षण किया जाए। तो रेड डाटा बुक इसी से रिलेटेड होता है, ऐसे जीवों की सूची बनाता है। इसका ऑफिस जो होता है फ्रांस में है और अक्टूबर 1940 में इसकी स्थापना की गई। तो पूरे 5 पॉइंट्स में ये टॉपिक आपका पूरा जैव विविधता क्लियर हो गया। जैव विविधता की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कहाँ पे पाई जाती है, प्लेस पढ़ लिया, फिर जैव विविधता का हमने संरक्षण पढ़ लिया था, फिर जैव विविधता का मापन पढ़ लिया था 4 पॉइंट, फिर इसके बाद 5th क्या था आपका हॉट स्पॉट पढ़ लिया, ठीक है। और 6th आपका रेड डाटा बुक पढ़ लिया। इस तरह से पूरा जैव विविधता कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आपका बच्चा रह गया है कि जैव विविधता का इम्पोर्टेंस, जैव विविधता का महत्व क्या होता है बच्चों। तो इसको भी हम पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए इसको भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं और अगर और क्लियर करना है तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। ये मृदा निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में हेल्प करता है। इसकी इम्पोर्टेंस है मृदा निर्माण में, ठीक है। मृदा अपरदन में, मतलब मिट्टी को टूट टूट के, जब बारिश होती है तो मिट्टी टूट टूट के बहने लगती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो टूट के बहना स्टार्ट हो जाती है पानी के उससे। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो ज़मीन पे जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उससे मिट्टी कट कट के बहने लगती है। तो उसको मृदा अपरदन को, अपरदन है मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा निर्माण, मृदा अपरदन, जल चक्रण, जल चक्र में जैव विविधता का इंपॉर्टेंस है, और पोषण चक्रण में, पोषण चक्रण में, ठीक है। पोषण चक्र में मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को, उनके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को होल्ड किए रहते हैं ना, जो अच्छे से मिट्टी को अपने मतलब अपने रूट्स में फंसाए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं उनको, जिससे कि वो जमे रहते हैं, ठीक है। मिट्टी जमी रहती है, जल्दी वो बहती नहीं, कट के नहीं बाहर जाती है, टूट के नहीं चली जाती है, ठीक है, बह जाती है, पानी के साथ नहीं बहती है, ठीक है। और जल चक्रण और पोषण चक्रण, पोषण चक्रण में कैसे हो गया कि हमारे कुछ जो जीव रहते हैं उनसे जो पोषण पदार्थों का चक्रण होता है, लाइफ साइकिल पूरी घूमती है, वो जीवों की वजह से होता है। अगर यही जीव क्या हो जाएंगे कि आपके डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होने लगेंगे तो कैसे पोषण चक्रण पे, पोषण न्यूट्रिशन की रोटेशन में कुछ तो प्रभाव हमारा पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए इम्पोर्टेंस है मृदा निर्माण में, मृदा अपरदन में, जल चक्रण में, पोषण चक्रण में। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कवर हो गया, ठीक है। 5-6 पॉइंट्स में पूरा कवर हो गया। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, किस प्लेस पे पाया जाता है, फिर इसका हम लोग संरक्षण कैसे कर रहे हैं जैव विविधता का, इसका मापन कैसे कर रहे हैं, हॉट स्पॉट वर्ड किससे रिलेटेड है, क्या होता है, रेड डाटा बुक किससे रिलेटेड है, फिर इसका जैव विविधता का इंपॉर्टेंस बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर सबको पता होता है। अगर फिर भी बीएड स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट्स जिनको नहीं क्लियर है तो एक बार कमेंट कर देंगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, दैट इज पारिस्थितिक तंत्र। इस तरह से करके हम लोग बीएड का सारा टॉपिक, टेट सीटेट का सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है फ्रेंड्स, आज ये लेक्चर यहीं पे ओवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।